गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियलाइजेशन बोल सकते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ होता है औपनिवेशीकरण या बसाना या नई बस्ती बसाना। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है। फर्स्ट में ये बताया गया है कि उपनिवेशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है उपनिवेशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्ति का केंद्रीकरण, शक्ति एक केंद्र में सेटअप करके या स्थापित करके जो आसपास के जो सराउंडिंग क्षेत्र है, भूमि है, उन पर तथा इसके जो कंपोनेंट्स हैं, घटक है, तत्व हैं, उन पर उनका डोमिनेट यानी दबदबा बना रहे। ठीक है, यानी आम भाषा में सीधी सी बात बोलें कि उपनिवेशिक उसको बोलते हैं जिस पे क्या है, एक क्षेत्र पर दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र का अधिकार कर लेना। ठीक है, यह उपनिवेशिक कहलाता है या कॉलोनियन कहलाता है। ठीक है, किसी एक क्षेत्र को किसी शक्तिशाली क्षेत्र के द्वारा अधिकार में कर लेना और उसके जितने भी उसकी भूमि और उसके जो कंपोनेंट है या जितने भी लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, सब पर उनका अधिकार हो जाता है और उसको ही उपनिवेशिक बोलते हैं। और उसको फिर वो अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या है, यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, उपनिवेशिक बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। उपनिवेशवाद का सीधा सा अर्थ होता है कि गमन करना। ठीक है, माइग्रेशन। ठीक है, मतलब गमन, कहीं जाकर नई बस्ती बसाना। अब देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है, जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जो नई कॉलोनी थी, बस्ती थी। ठीक है, वहाँ पर व्यावसायिक पोस्ट या पद को बोल सकते हैं, व्यावसायिक पद तथा बागान, और जबकि इन सब पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें, जबकि उपनिवेशवाद वहाँ के जो कि मौजूदा स्वदेशी लोग हैं, तो उनके लिए एक नए ही क्षेत्र का सामना करना पड़ता है उनको, कि उन वहाँ के क्षेत्र, वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ उस क्षेत्र पर रह रहे थे, वो उनका स्वयं का क्षेत्र था। लेकिन जब कोई दूसरी शक्तिशाली राष्ट्र आकर उन पर कब्जा कर लेता है तो वो ही क्षेत्र उनके लिए क्या है, दूसरा बन जाता है, क्योंकि उनके रूल नियम के अनुसार उनको रहना पड़ता है। फिर समझ गए। उसके बाद उनका संबंध, उपनिवेशवाद का संबंध है वो यूरोपियन, जो कि पश्चिमी यूरोपियन जो स्टेट हैं, वो पूरे वर्ल्ड में उनके कुछ सदस्य होते हैं या 10 लाख लोग हैं, वो पूरे विश्व में फैल जाते हैं और कब्जा कर लेते हैं या उपनिवेश बना लेते हैं। कहने का मतलब है कि उपनिवेशवाद का जो संबंध है वो यहाँ से फैलकर इसके 10 लाख लोग हैं, वो पूरे विश्व में फैल जाते हैं पश्चिमी यूरोप के। ठीक है, और कब्जा कर लेते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं, तो ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ लोग क्या है, भारत में व्यापार के रूप में जल्दी आए, यानी 16वीं शताब्दी में आए व्यापार के रूप में, और यहाँ की भारत की धन संपदा देखकर वो मोहित हो गए, फैसिनेटेड हो गए, आकर्षित हो गए, और वो उनका जो व्यापार करने का जो लक्ष्य था वो बदल कर उपनिवेश में बदल गया। यानी उन जो व्यापार करने आए थे उनका उद्देश्य था व्यापार करना,
और वो किस में बदल गया कि अब उनको क्या है, उपनिवेश बनाया जाए और यहाँ की जो संपदा है सब पर क्या है, हमारा कब्जा हो। उसके बाद देखें उनकी योजना, भारत को उनकी योजना थी भारत की जो इकोनॉमिक, जो धन संपदा जो फल फूल रही है उसको एज ए यहाँ पर ब्रिटेन को यहाँ पर एक कॉलोनी फीडर बनाकर उसका यूज़ किया जाए। ठीक है, भारतीय आर्थिक धन संपदा का। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश की क्या है, एक फीडर के रूप में क्या है, कॉलोनी बसाई जाए और यहाँ पर क्या है, और ब्रिटेन की क्या हुकूमत चलाई जाए। इसके बाद देखें उनका मुख्य मकसद था, मुख्य मकसद ये बन गया कि यहाँ पर विस्तार किया जाए और अपने आप को साथ में प्रोटेक्टिंग यानी सुरक्षा प्रदान करवाई जाए और अपने पैर जमाए जाए। ठीक है, इंडिया में उनका मुख्य उद्देश्य यही बन गया कि यहाँ पर अपना विस्तार करें, साथ में अपनी सुरक्षा भी करें और साथ में पैर जमा लें, पूरे इंडिया पर कब्जा कर लें। यहाँ पर जल्दी ब्रिटिश लोगों ने अपना शासन सेटअप कर लिया और यहाँ के जो मूल वैल्यूज़ थी, कीमत थी, जो कस्टम रीति रिवाज थे या प्रैक्टिस जो प्रथाएं थी, रूढ़िवाद था, और जो कहने मतलब सारी चीज़ों में क्या है, बदलाव ला दिया शासन करके। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हाउ डू वी नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को हम कैसे जानते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश यहाँ पर अपना शासन लागू करने के बाद इंडिया में बहुत सारे बदलाव ला दिए। फिर उसके बाद 19वीं सेंचुरी के हाफ में जाकर, आधे में जाकर क्या है, उन्होंने डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन इंडिया में लागू कर दिया और सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों, किसके हाथों, ब्रिटिश क्राउन यानी सीधा ब्रिटेन से रानी के हाथों। ठीक है, और भारतीय जो टेक्नोलॉजी थी, तकनीकी, उसमें बदलाव लाया गया और किसके द्वारा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिकरण क्रांति थी ब्रिटेन में जो चली थी, वो यहाँ पर सेटअप करके उनके द्वारा भारतीय जो तकनीकी क्षेत्र में बदलाव लाया गया और सीधा कहाँ से शासन किया जा रहा है, ब्रिटेन से, क्राउन यानी महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करके यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद क्या है, सीधा कंट्रोल किसका हो जाता है, महारानी का हो जाता है। ठीक है, ये 19वीं सेंचुरी की बात बता रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ सत्ता नहीं रहती, किसकी चलती है, फिर सीधा क्राउन के हाथों में चला जाती है सत्ता, वहाँ से बन के आते हैं कानून नियम जो भी। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, नज़दीकी से प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो गया, किसमें, भारतीय इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति, भारतीय इकोनॉमिक और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में क्या है, उनमें एक गहरा संबंध नज़दीकी से जुड़ता चला जाता है, उसका प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मैनी चेंजेस यहाँ पर देखे हैं तो बदलाव आते हैं। उसमें क्या है, मुख्य ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में आते हैं जो कि सीधे क्राउन को इंडिया से जोड़ते हैं। ठीक है, सीधे क्राउन को इंडिया से जोड़ते हैं, यहाँ पर बताया गया है, जिसके तार सीधे क्या है, जुड़े हुए थे, इंडिया से जुड़े हुए थे सीधे क्राउन के वहाँ से। फिर उसके बाद ये जो शुरुआत थी कब हो गई थी, ये
1857 की क्रांति जो हुई थी, विद्रोह हुआ था, रिबेलियन या फिर बगावत, उनसे पहले से ही। और इसकी शुरुआत किसने की थी? डलहौजी ने की थी। ठीक है, कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्ट का भी, रेल का। ठीक है, उसके बाद देखें सारे चेंजेस, बदलाव लाए गए और इन जो रिकॉर्ड थे उनको सिक्योर किया गया, सुरक्षित रखा गया। उसके बाद ये रिकॉर्ड क्या रिटर्न में होते थे, किसके द्वारा? ब्रिटिश ऑफिशियल जो भी जितने भी थे आधिकारिक रूप से क्या है, इनको सुरक्षित रखे जाते थे रिकॉर्ड को, वो भी रिटर्न लिखित में। और इनके लिए जो बदलाव लाए गए थे मुख्य इंडिया में जो किए गए थे चेंज, बदलाव जो कार्य किए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, उन सब का क्या है, एक लेखा जोखा रखा गया। अंग्रेज़ों के द्वारा यह महसूस किया गया कि जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं या लेटर्स हैं, पत्र हैं, दस्तावेज हैं, उनको क्या है, सभी को प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखा जाए। और जो विशेष स्पेशलाइज्ड है, इनके लिए क्या है, इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिनको आर्कीव्स बोलते हैं या फिर अभिलेखागार या म्यूजियम, जो संग्रहालय हैं वो सेटअप किए गए। ठीक है, उनका निर्माण किया गया और फिर वहाँ पर क्या है, इन रिकॉर्ड्स को क्या है, सुरक्षित रखा जाता था। और प्रशासन की छवि को या पिक्चर को और अच्छी तरीके से प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने क्या है, अनेक प्रकार के जो सोर्स थे, स्रोत थे, उनका भी साथ साथ में अध्ययन किया। तो आज इतना ही करेंगे, 2 टॉपिक।